दोस्तों नो इकोनॉमिक्स.इन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही प्रचलित पैराडॉक्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसे वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहा जाता है। इसे वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मतलब है कि क्यों पानी, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है और जो लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, फिर भी इसकी कीमत डायमंड या हीरे से, जो एक लग्जरियस आइटम है, शाइनी पत्थर के अलावे ज़्यादा कुछ नहीं है और एक तरह से कहें तो जीवन जीने के लिहाज से गैर जरूरी है, फिर भी इसकी कीमत पानी जैसे मूलभूत और जरूरी आइटम की कीमत से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर हम इस परसेप्शन को आधार मानते हैं कि इंसान का जीवन दूसरे किसी भी भौतिक चीज से ज़्यादा अहमियत रखता है, तो उसे सपोर्ट करने वाली चीज जैसे पानी की कीमत अधिक होनी चाहिए, ना कि डायमंड जैसे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की कीमत, जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिहाज से गैर जरूरी है। दोस्तों, आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसका आंसर एक बार खुद सोचने की कोशिश कीजिए। मेरा मानना है कि आप में से ज़्यादातर लोग सही नतीजे पर पहुंचेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं हर तरह के टॉपिक्स की समीक्षा करता हूं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल noeconomics.in वेबसाइट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इससे पहले कि हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स, या जिसे वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है, उसे समझें, हमें पहले ये समझना होगा कि पैराडॉक्स या विरोधाभास शब्द का सीधा सीधा मतलब क्या होता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से ऐसा स्टेटमेंट या सिचुएशन जिसे समझना मुश्किल हो या कठिन हो, क्योंकि उसमें बतलाए गए फैक्ट्स एक दूसरे का विरोध करते हों, पैराडॉक्स या विरोधाभास कहे जाते हैं। डिक्शनरी.com के अनुसार पैराडॉक्स का मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट से है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, यानी अपने ही कथन का खंडन करता हो, लेकिन वास्तविकता में किसी संभावित सत्य को स्थापित करता हो। कोलिन डिक्शनरी के हिसाब से आप एक ऐसी स्थिति को पैराडॉक्स या विरोधाभास कह सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक फैक्ट्स शामिल हैं, लेकिन जो एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे का ही खंडन करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पैराडॉक्स या विरोधाभास का मतलब एक ऐसी स्थिति से हम समझ सकते हैं यहाँ पर जिसमें कम से कम दो फैक्ट्स मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे की सत्यता पर सवाल उठाते हैं, एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और जिससे पूरे स्टेटमेंट पर ही शक पैदा हो जाता है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान दिया था कि वट एवर यू डू विल बी इनसिग्निफिकेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। यानी आप जो कर रहे हैं हो सकता है कि महत्वहीन हो, पर यह बहुत जरूरी है कि आप उस काम को करें। इस स्टेटमेंट में दो फैक्ट्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पर इस स्टेटमेंट के जरिए बहुत कुछ कह दिया गया है। ऐसे ही स्टेटमेंट या सिचुएशन को हम पैराडॉक्स या विरोधाभासी कहते हैं। दोस्तों, वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी इसी तरह सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम ये मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पानी के बिना जीवन नामुमकिन है, तो फिर डायमंड के मुकाबले पानी का वैल्यू अधिक होना चाहिए। और अगर मान लें कि वैल्यू को रुपया रिप्रेजेंट करता है, तो पानी जैसी चीज जो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कीमत डायमंड जैसे जीवन के लिए गैर जरूरी चीज से अधिक होनी चाहिए। पर हमें पता है कि डायमंड भले ही नॉन एसेंशियल है, पर रियल वर्ल्ड में इसकी कीमत पानी के मुकाबले बहुत अधिक है। यही वाटर डायमंड पैराडॉक्स है। चलिए अब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वाटर डायमंड पैराडॉक्स इकोनॉमिक्स में बहुत ही प्रचलित पैराडॉक्स थ्योरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पैराडॉक्स थ्योरी जितनी बहुचर्चित है, इसके मुकाबले इसका जवाब ढूंढना उतना ही आसान है। एडम स्मिथ ने जब 18th सेंचुरी में द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की अपनी किताब में वाटर डायमंड पैराडॉक्स को पहली बार उठाया, हालांकि उनसे पहले भी लोगों ने इस तरह के सवालों पर चर्चा जरूर की होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर की होगी। किसने इस तरह के सवाल को सबसे पहले उठाया, हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। एडम स्मिथ अपनी किताब में कहते हैं कि वैसी प्रैक्टिकल चीजें जिनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में बहुत अधिक करते हैं, उसका वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या तो ना के बराबर होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है, जैसे कप, चम्मच, मोजे, पानी इत्यादि। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैसी चीजें जिसका बाजार में बहुत अधिक वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता है,
सामान्यतः उसका ना के बराबर या कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, जैसे कोई ओल्ड पीस ऑफ आर्ट या पेंटिंग इत्यादि, या कोई चमकदार पत्थर जैसे हीरा इत्यादि। दोस्तों, एडम स्मिथ के इस पैराडॉक्स थ्योरी का जवाब उस दौर के कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं दे सके थे, क्योंकि सभी इसका जवाब लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे। लेबर थ्योरी के हिसाब से किसी भी चीज की कीमत उसको उत्पादित करने में और मार्केट तक लाने में लेबर या दूसरे संसाधन पर उठाए गए खर्च या कॉस्ट पर निर्भर करता है। ऊपर ऊपर देखने पर लेबर थ्योरी बहुत ही लॉजिकल लगता है, जैसे एक मूर्तिकार जब एक लकड़ी के टुकड़े को अपने टूल्स से तराशता है और बाद में जो कीमत तय करता है वो उसके स्किल और टूल पर उठाए गए लागत द्वारा तय होती है। लेकिन ऐसा हमेशा हो कि लागत कीमत को तय करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को नदी में नहाते वक्त एक डायमंड का रो टुकड़ा मिलता है, जो पूरी तरह से नेचुरल है, ना तो उसे तराशा गया है और ना ही पॉलिश किया गया है, और ना तो उसे जमीन की गहराई से निकालने में कोई लागत ही उठानी पड़ी है। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? दोस्तों, लेबर थ्योरी के हिसाब से उसकी कीमत 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसे एक्सट्रैक्ट करने में कोई लागत नहीं उठानी पड़ी है। पर असल में क्या हीरे के इस टुकड़े की कीमत कभी भी 0 हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। अब वाटर डायमंड पैराडॉक्स को सोल्व करने के लिए टोटल यूटिलिटी थ्योरी का भी सहारा नहीं लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोटल यूटिलिटी थ्योरी के हिसाब से प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी उसकी कीमत को तय करती है। जब हम धरती में मौजूद पानी की कुल उपयोगिता की बात करते हैं, तो पानी ना सिर्फ धरती में लाइफ को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीज़ों में से एक है, ये हाइड्रो एनर्जी में भी काम आता है। तरह तरह के एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान कूलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी इंडस्ट्री में चीज़ों को प्रोड्यूस करने के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डायमंड की टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बेसिकली एक लग्जरी गुड है और कुछ ही इंडस्ट्री में जैसे मेटल, ग्लास और मार्बल काटने इत्यादि के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साफ है कि डायमंड की टोटल यूटिलिटी पानी के टोटल यूटिलिटी के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए टोटल यूटिलिटी थ्योरी भी वाटर डायमंड पैराडॉक्स को सोल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी के मुकाबले टोटल यूटिलिटी कम होने के बावजूद भी हीरे की कीमत बहुत अधिक होती है। अब भी विरोधाभास बना हुआ है। दोस्तों, वाटर डायमंड पैराडॉक्स को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम 3 तरह की थ्योरीज को आपस में मिलाना पड़ेगा। पहली थ्योरी है कि प्राइस एक सब्जेक्टिव वैल्यू है, यानी कीमत क्या होगी ये बहुत बार वस्तु के उत्पादन की लागत पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कई बार इसका उल्टा होता है। एक अच्छी क्वालिटी की फ्रेंच वाइन इसलिए महंगी नहीं होती है क्योंकि उसे प्रोड्यूस करने में जिस खेत का इस्तेमाल किया जाता है वो महंगा है, या लेबर महंगे हैं, या वाइन बनाने के प्रोसेस में जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो महंगा है। फ्रेंच वाइन इसलिए महंगी है क्योंकि लोग उसकी अधिक कीमत देने के लिए राजी होते हैं। सेम चीज आईफोन के केस में भी लागू होता है। हीरे की कीमत का पानी के मुकाबले अधिक होने का ये एक कारण है। अब हम वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स के दूसरे और तीसरे कारण की ओर चलते हैं, जो है मार्जिनल यूटिलिटी और स्कैरसिटी, यानी सीमांत उपयोगिता और दुर्लभता, जिसे हम यहाँ पर मिलाकर समझेंगे और जिसे समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब भी एक उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट की नेक्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करता जाता है, तो उसे उस प्रोडक्ट के नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी मिलती है। प्रोडक्ट की कीमत उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। अगर कोई प्रोडक्ट स्कार्स है या दुर्लभ है, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी कंज्यूमर के लिए उतनी ही अधिक होगी। कंज्यूमर उस स्कार्स प्रोडक्ट के लिए उतना ही अधिक पैसा देने के लिए तैयार होगा। एक व्यक्ति के लिए पानी की मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि पानी धरती पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अबंडेंस ऑफ वाटर है धरती में, इसलिए जब कोई व्यक्ति पानी का एक गिलास पीने के बाद नेक्स्ट गिलास पानी की डिमांड करता है, तो उसे पानी का अगला गिलास भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि धरती में पानी की प्रचुरता है। यही वजह है कि जीवन के लिए इतना एसेंशियल होने के बावजूद भी पानी की कीमत डायमंड जैसे यूजलेस प्रोडक्ट से कम होती है। वहीं दूसरी तरफ डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि डायमंड धरती पर रेयर है, ये आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए जब डायमंड के नेक्स्ट यूनिट की डिमांड की जाती है, तो इसे अवेलेबल कराने में बहुत अधिक एफर्ट और पैसा खर्च करना पड़ता है। डायमंड स्कार्स है और
आसानी से नहीं मिलता है। यही वजह है कि डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी पानी के मुकाबले बहुत अधिक होती है, जो इसे पानी के मुकाबले महंगा भी बनाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि पानी दुर्लभ हो जाए, स्कार्स हो जाए, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी डायमंड की तरह अधिक हो जाएगी और पानी महंगा हो जाएगा। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो रेगिस्तान में प्यास के मारे मर रहा है। ऐसे में अगर उसके पास दो ऑप्शन हो कि वो अपनी सारी संपत्ति के बदले एक गिलास पानी खरीदे और अपनी जान बचाए, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड परचेज करे, तो वह निश्चित रूप से पानी का एक गिलास खरीदना पसंद करेगा। इस केस में पानी की मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए हीरे के मुकाबले बहुत अधिक होगी, क्योंकि पानी अभी उसके लिए जीवन रक्षक है और दुर्लभ भी है। और तब इस केस में पानी के मुकाबले हीरे की मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगी, क्योंकि हीरे का ऐसे भी आम जीवन में कोई खास यूज नहीं है। वो जीवन रक्षक नहीं है। प्यास से मरते हुए व्यक्ति के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। अब अगर मान लिया जाए कि उस व्यक्ति को रेगिस्तान में कहीं पानी का कुआं मिल जाए, तो उसके लिए पानी की मार्जिनल यूटिलिटी फिर से कम होती जाएगी, क्योंकि पानी अब उसके लिए दुर्लभ नहीं रह गया है। पानी की कीमत फिर से डायमंड के मुकाबले कम होती जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की ऊंची कीमत होना पहला तो सब्जेक्टिव मैटर है। लोग प्रोडक्ट की कीमत ही ऊंचा देना पसंद करते हैं। मार्केटिंग इत्यादि इसका कारण हो सकता है। वहीं दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होती है, सामान्यतः उसकी कीमत भी बाजार में अधिक होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी का अधिक होना या कम होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट बाजार में कितना रेयर है और उसका बाजार में कितना अबंडेंस है। यानी प्रोडक्ट डिमांड करने पर कितनी आसानी से उपलब्ध हो पाता है, या फिर उसे उपलब्ध कराने में बहुत अधिक एफर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि पानी जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट की कीमत बाजार में क्यों कम है और डायमंड जैसे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की बाजार में कीमत क्यों ज़्यादा है। दोस्तों, वाटर डायमंड पैराडॉक्स इसलिए इकोनॉमिक्स में प्रचलित नहीं था कि इसका जवाब कठिन था, बल्कि ये इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि जवाब मालूम होने के बावजूद भी इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी जैसी थ्योरी का अभाव था। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी बनाए जाने के बाद वाटर डायमंड पैराडॉक्स को आसानी से एक्सप्लेन किया जाना संभव हो पाया। दोस्तों, दुनिया में कई तरह तरह के पैराडॉक्स हैं जो असल में किसी का दिमाग चकरा सकते हैं। ये असली पैराडॉक्स थ्योरी हैं, जैसे टाइम ट्रेवल से जुड़ा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार एक व्यक्ति टाइम मशीन के जरिए समय में पीछे जाकर अगर अपने ग्रैंडफादर को बचपन में ही मार देता है, तो इसका मतलब होगा कि ग्रैंडफादर से कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई। ऐसे में अगर ग्रैंडफादर का कोई बेटा ही पैदा नहीं हुआ, तो कैसे उसके बेटे के बेटे ने टाइम मशीन के जरिए समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दी। ग्रैंडफादर के मरते ही हत्यारे का भी अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो कैसे जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसने अपने ग्रैंडफादर की हत्या की। इसी तरह है हिटलर्स मर्डर पैराडॉक्स। मान लीजिए कि हिटलर के द्वारा यहूदियों के नरसंहार से त्रस्त होकर एक यहूदी साइंटिस्ट ने एक टाइम मशीन बनाया और समय में पीछे जाकर हिटलर के सत्ता में बैठने से पहले ही उसकी हत्या कर दी। ऐसे में हिटलर के बिना नई शांतिपूर्ण दुनिया होगी। लेकिन इसमें समस्या ये होगी कि हिटलर के पहले ही मर जाने की वजह से यहूदी साइंटिस्ट की टाइम मशीन बनाने की प्रेरणा भी खत्म हो गई है, क्योंकि टाइम मशीन बनाने का ख्याल उस साइंटिस्ट के दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था। जब प्रेरणा ही नहीं रही तो टाइम मशीन ही नहीं बना, तो समय में पीछे जाकर हिटलर को मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह से अलग अलग विषय से संबंधित बहुत से पैराडॉक्स थ्योरी हैं जिनका अध्ययन करने पर वे आपको एक लूप में उलझा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।